मेयर साहब ये कह रहे हैं कि बहुत आहत हूँ साहब और मैं आत्महत्या कर लूँगा। एक चिट्ठी छोड़ दूंगा जिसमें आपका नाम लिखूंगा, खुदकुशी के लिए जवाबदेह है आपको बताऊंगा। तो पुलिस बल जो वहाँ पे था और रायपुर के मेयर जो आंदोलनकारियों का नेतृत्व कर रहे थे, दोनों के बीच धक्का मुक्की हुई। तूल तब पकड़ गया जब 24 तारीख की इस आंदोलन में 25 तारीख की शाम को करीब 8:45 बजे सिविल लाइंस थाना रायपुर में एक FIR दर्ज हो गई। इन्होंने शासकीय कार्य में बाधा डाला, इन्होंने अश्लील गाली गुप्तार की, इन्होंने हाथ मुक्के से मारपीट की। एजाज ढेबर भूपेश बघेल यानी तत्कालीन मुख्यमंत्री के सबसे प्रिय और सबसे करीबी व्यक्ति बन के उभरे। एजाज ढेबर से उनकी निकटता इस कदर थी, कहा जाता है कांग्रेस के भीतर खाने चर्चाएं हैं कि एजाज को रायपुर का मेयर बनाने के लिए भूपेश बघेल जी ने मेरा निवेदन आपसे इसमें मतलब मैं बहुत आहत हूँ, या तो फिर मैं आत्महत्या कर दूंगा और उसका जवाबदार फिर आपके नाम की चिट्ठी लिख के जाऊं, क्योंकि एसपी साहब एक बात करो, मेरे ऊपर अपने हिसाब से काम एसपी साहब मेरे ऊपर कभी तक आपको क्या करना है ये आप डिसाइड करेंगे। मेरे ऊपर कभी गंभीर आरोप नहीं लगे। हम आपको बिल्कुल बोल रहे हैं, हम तो बिल्कुल बोल रहे हैं कि 20,000 लोगों पर FIR करिए। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क। ये जो क्लिप आप अभी देख रहे थे उसमें दो सज्जनों के बीच संवाद है। एक साहब हैं रायपुर के मेयर हैं, एजाज ढेबर हैं। दूसरे जो साहब हैं वो रायपुर के SSP हैं, डॉक्टर संतोष कुमार। मेयर साहब ये कह रहे हैं कि बहुत आहत हूँ साहब और मैं आत्महत्या कर लूँगा। एक चिट्ठी छोड़ दूंगा जिसमें आपका नाम लिखूंगा, खुदकुशी के लिए जवाबदेह है आपको बताऊंगा। रायपुर के SSP डॉक्टर संतोष कुमार कह रहे हैं कानून अपना काम करेगा। रह गई आपकी बात तो आप तय करिए, आपको क्या करना है आप डिसाइड कर लीजिए। सवाल लाजमी है, रायपुर जैसे शहर का मेयर, कांग्रेस का मेयर जो प्रभावशाली एक परिवार से जुड़ा हुआ है और खुद बहुत प्रभावशाली रहा है, वो ऐसा क्या हो गया है कि SSP के सामने जाके कह रहा है कि मैं खुदकुशी कर लूँगा और चिट्ठी एक लिखूँगा, आपका नाम छोड़ूंगा। और SSP बहुत ही तसल्ली बख्श अंदाज में कह रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा, आप अपना डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है। यानी उनकी वो बात जो मेयर कह रहे हैं खुदकुशी कर लूँगा, उस पर SSP ने बगैर कुछ कहे सब कुछ कह दिया है। तो सवाल लाजिम है कि ऐसा क्या हो गया है, क्यों मेयर पहुंच गए SSP ऑफिस और वहाँ पे ऐसे संवाद करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। एक शक्तिशाली महापौर को, शहर के पहले नागरिक को क्यों ऐसा कहना पड़ा कि खुदकुशी कर लूँगा, और क्यों SSP कह रहे हैं जो करना है करिए, कानून तो अपना काम करेगा। तो ये जो विषय है पूरा, इस विषय पर जो जानकारियाँ हैं, जो सूचनाएँ हैं, वो आप तक बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ। 24 जुलाई को कांग्रेस का एक व्यापक प्रदर्शन था, प्रदेशव्यापी प्रदर्शन था। रायपुर इसका केंद्र था, विधानसभा का घेराव होना था। बीजेपी की सरकार पे कांग्रेस का जो आरोप था कि कानून व्यवस्था में फेल हो गई है और भी तमाम तरह के जो मामले थे जिस पे कांग्रेस ये मानती है कि बीजेपी की सरकार फेल है, इन सारे मुद्दों को लेके प्रतीकात्मक रूप से ये प्रदर्शन था जिसमें विधानसभा का घेराव करना था। इस प्रदर्शन में कांग्रेस का जो मंच था विरोध प्रदर्शन का, इसमें सारे क्षत्रप मौजूद थे, कांग्रेस का हर दिग्गज उस मंच पे था। तो कांग्रेस ने संख्या बल भी अच्छा जुटा लिया प्रदर्शन में, करीब 15,000 से ऊपर की संख्या कही जाती है। वैसे दावे 12,000 15,000 से कहीं आगे जाके 20,000 तक टिकते हैं, पर इन दावों का कोई विषय नहीं है। मसला जिसमें है उस मुख्य मुद्दे पे लौटिए। तो 5 बैरिकेड लगे हुए थे और इनकी अच्छी लेयरिंग थी बैरिकेड्स की, विधानसभा से उस जगह की जहाँ पे मंच था, यानी जहाँ का आज कार्यक्रम शुरू होना था कांग्रेस का। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता बढ़े, एजाज ढेबर उसमें थे। पहला बैरिकेड टूट गया। दूसरे बैरिकेड पे जब कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे तो वाटर कैनन यानी पानी का बहुत तेज प्रवाह से छिड़काव हुआ। उस पानी के प्रवाह से कोशिश हुई कि कांग्रेस के कार्यकर्ता छितर-बितर हों, वो हुए भी। पुलिस बल अच्छी संख्या में था, उसने लाठी तो नहीं चलाई पर भरपूर प्रतिरोध किया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पीछे ढकेला, वो आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। तो धक्का मुक्की स्वाभाविक रूप से जो ऐसे आंदोलन में हो जाती है वो हुई और उसके नज़ारे भी दिखे। इस बीच में जबकि एजाज ढेबर दूसरे बैरिकेड को तोड़ने की तैयारी में थे और कार्यकर्ताओं के समूह के साथ आगे बढ़ रहे थे, तो पुलिस बल जो वहाँ पे था और रायपुर के मेयर
जो आंदोलनकारियों का नेतृत्व कर रहे थे। दोनों के बीच धक्का मुक्की हुई। इस धक्का मुक्की के वीडियो वायरल हुए। अब जो वीडियो वायरल हुए उसमें दोनों ही पक्षों के पास वीडियो हैं। अब दूसरा पक्ष कौन है? तो दूसरा पक्ष अवतरित हुआ 24 तारीख की शाम तक। ये पक्ष था भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल मीडिया सेल है, जो उसका अकाउंट है, उसमें कुछ वीडियो आए शाम तक, जिसमें एजाज ढेबर यानी मेयर जो हैं रायपुर के, जो कि एसएसपी से कह रहे थे मैं खुदकुशी कर लूँगा, वो इस ढंग से वो वीडियो आए जिससे प्रदर्शित होता हो कि एजाज ढेबर गाली दे रहे हैं पुलिसकर्मियों को, धक्का दे रहे हैं, अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। जबकि एजाज ढेबर और उनके समर्थकों के पास जो वीडियो है उसमें ये दावा है कि नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे थे, जो हो रहा था वो पुलिस कर रही थी, हम तो प्रतिरोध कर रहे थे, पुलिस ने हमको धक्का दिया, पुलिस ने हमसे बदतमीजी की। दोनों वीडियो, दोनों के अपने अपने दावे। सिर्फ 2 वीडियो नहीं, और भी कई वीडियो, और वो अपने अपने तरीके से उसका विस्तारीकरण होता है, अपने अपने तरीके से उसका प्रेजेंटेशन होता है। एक पक्ष कहता है देखिए हम तो पीड़ित थे, हम तो आंदोलन कर रहे थे, हमें पुलिस ने सताया। दूसरा पक्ष जो सत्ता में कहता है देखिए तो हमला कर रहे थे, पुलिस से बात करने की इनकी तमीज़ नहीं है, ये दुर्व्यवहार कर रहे थे आंदोलन के नाम पे। ये मामला चलता रहा, लेकिन तूल तब पकड़ गया जब 24 तारीख की इस आंदोलन में 25 तारीख की शाम को करीब 8:45 बजे सिविल लाइंस थाना रायपुर में एक एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर जो दर्ज हुई वो हवलदार संतोष तिग्गा जी की ओर से दर्ज हुई। उन्होंने एफआईआर में आरोप लगाया कि एजाज ढेबर और उनके सहयोगी जो भी हैं, आशीष द्विवेदी और अन्य लिखा है, नाम 2 हैं, एजाज ढेबर, आशीष द्विवेदी एवं अन्य। इन्होंने शासकीय कार्य में बाधा डाला, इन्होंने अश्लील गाली गुप्तार की, इन्होंने हाथ मुक्के से मारपीट की। और इसके बाद उस शिकायत पे, उस आरोप पर एफआईआर दर्ज हुई और भारतीय न्याय संहिता की जो धाराएं हैं, करीब 5 से 6 धाराओं में वो एफआईआर हुई है। गैर जमानती धाराएं हैं, यानी अगर कार्रवाई होगी तो एजाज ढेबर जी को जमानत के लिए कोर्ट पहुंचना पड़ेगा। और जो होता है हमेशा राजनीतिक कार्यक्रमों में, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के इस दौर में, जमानत मिले ना मिले तमाम आशंकाएं गहरा जाती हैं। तो बहरहाल वो एफआईआर हो गई। अब इस एफआईआर को लेके एजाज ढेबर कहते हैं कि ये पॉलिटिकली टारगेटेड एफआईआर है। ये एफआईआर सिर्फ मुझ पे हुई। 20,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता थे, मगर एफआईआर सिर्फ मुझ पे हुई। जो भगदड़ मची या जो कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे थे और पुलिस से जो उनका गतिरोध हुआ, उसमें भी कई कार्यकर्ता थे, लेकिन एफआईआर में नाम सिर्फ मेरा है। ये पॉलिटिकल टारगेटेड एफआईआर है। ये देखिए वो बोल रहे हैं। आज एसपी साहब से मुलाकात, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी हमारे पदाधिकारी, जिला कांग्रेस के सभी पदाधिकारी आज हम लोग पहुंचे थे। और जो एफआईआर हुई है वो टारगेटेड एफआईआर हुई है। मैंने पहले का फुटेज दिखाया, बाद का फुटेज दिखाया गया। वो पहले की फुटेज में मुझे पुलिस वाले दबा रहे हैं, मुझे पुलिस वाले मेरा गला दबा रहे हैं, पुलिस वाले मेरे यहाँ डंडा मार रहे हैं। मैंने उनको चोटों के निशान दिखाए, मैंने उनको अपना पूरा एक्सरे दिखाया, मैंने उनको अपना मेडिकल रिपोर्ट दिखाई, जिसमें यह बताया गया कि मेरी पसली की एक तरफ की हड्डी टूट गई। वो सबों को लेकर आज हम लोग एसपी साहब से मिले। या तो हमने ये कहा कि पूरे 25,000 लोगों के ऊपर एफआईआर करो, या तो इस एफआईआर को सुन लेता हूँ। क्या लगता है मुझे लगता है कि ये ऊपर ये संवैधानिक पोस्ट में हुए, शहर के प्रथम व्यक्ति हूँ, शहर का प्रथम वो हूँ, मैं व्यक्ति हूँ। मेरे ऊपर इस तरीके की धाराएं जो मुझे बहुत ज्यादा व्यथित करती है, मुझे बहुत ज्यादा जो एकदम मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या कर लूं, क्योंकि मेरे ऊपर कभी भी आज तक कोई भी अपराध नाम की कोई चीज मेरे पास एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। ये पहली बार है जिसमें बलवा क्या वो एक 121 लगाया गया है, जिसमें नॉन विलेबल धारा। तो ऐसी बहुत सारी धाराएं लगाई, गंभीर धाराएं मेरे ऊपर लगाई गई है। तो हमने एसपी साहब को कहा है या तो पूरे 25,000 लोग के ऊपर करो, या तो इसको पूरे तरीके से सुन लो। अब उन्होंने बोला है, हमने लेटर आज दिया है, उन्होंने अब बोला है कि हम इसको जरूर पूरी जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद एजाज कहते हैं उनके खिलाफ कभी कोई एफआईआर नहीं हुई। इतना लंबा राजनीतिक जीवन है, कभी कोई एफआईआर नहीं हुई, लेकिन राजनीतिक रूप से निशाना बनाया गया है उनको और इसीलिए वो एफआईआर दर्ज कर दी गई है। इतने बड़े राजनीतिक जीवन में एक एफआईआर कर दी उनके खिलाफ, इससे बहुत आहत हैं। और यही आहत का भाव वो प्रदर्शित कर रहे थे एसएसपी के सामने जब उन्होंने कह दिया मैं खुदकुशी कर लूँगा, जिसको लेके नया बवाल मचा हुआ है, जिसके बाद मैं आपके सामने हाजिर हूँ। उनकी आपत्ति एक ये भी है
उनकी भावनाएं इसलिए भी उद्वेलित हैं कि वो शहर के पहले नागरिक हैं, प्रथम नागरिक आंदोलन कर रहा है, अपने ही राजनीतिक दल से प्रतिबद्ध होकर तो एफआईआर कर रहे हैं आप, ये भी उनकी आपत्ति है। अब उन्होंने आपत्ति दर्शाते दर्शाते अपनी मांग में ये 2 मांगे रखी। बोले पहले तो एक तो एफआईआर आप शून्य कर दो भाई, एफआईआर आपकी गलत है, और अगर एफआईआर करना है तो मेरे साथ और भी कई कार्यकर्ता थे, कई कार्यकर्ता में वो संख्या बता रहे हैं जो संख्या कांग्रेस दावा करती, 20 से 25 हजार कार्यकर्ता उस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। बोले सबके खिलाफ एफआईआर कर दो। पुलिस की ओर से जो हमारे पास सूचनाएं हैं वो कहती हैं कि किसी भी सूरत में एफआईआर शून्य तो ना होने वाली है, वो एफआईआर खारिज नहीं होने वाली है। लेकिन एजाज जी जो कह गए हैं कि अन्य लोगों पे भी एफआईआर करो, तो 25,000 की संख्या तक तो पुलिस उसमें भी नहीं जाएगी। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि अभी जो नामजद 2 आरोपी हैं उनके नामजदों की संख्या बढ़ जाए, लेकिन पुलिस उसमें भी ये तस्दीक कर रही है या करेगी कि जिनके नाम जोड़े जाएं वो वाकई में उन धाराओं की परिभाषा में आते हुए दिखें या पहचाने जाएं। तो पुलिस ये कहेगी बाद में कि देखिए आप हमारे पास आए थे, आपने हमसे कहा तो हम आपकी जो मांग मान सकते थे वो मान लिए। अब पूरे मसले में एक विषय रह गया कि एजाज ढेबर को क्यों लग रहा है कि वो पॉलिटिकली टारगेटेड हो रहे हैं। उसके लिए थोड़ा और पीछे जाइए। पीछे जाने का आशय है भूपेश बघेल कार्यकाल, कांग्रेस का वो शासनकाल जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। एजाज ढेबर भूपेश बघेल यानी तत्कालीन मुख्यमंत्री के सबसे प्रिय और सबसे करीबी व्यक्ति बन के उभरे। एजाज ढेबर से उनकी निकटता इस कदर थी, कहा जाता है कांग्रेस के भीतर खाने चर्चाएं हैं कि एजाज को रायपुर का मेयर बनाने के लिए भूपेश बघेल जी ने जो मेयर चुने जाने की प्रत्यक्ष प्रणाली थी उसको बदल दिया। यानी मेयर का प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होगा, पार्षद जो चुनेंगे और पार्षद जो चुने जाएंगे वो फिर एक मेयर को चुनेंगे, और इस तरीके से एजाज ढेबर रायपुर के मेयर बने। ये कांग्रेस के भीतर खाने की चर्चाएं हैं, बल्कि कांग्रेस के भीतर खाने की चर्चाएं नहीं है, सार्वजनिक चर्चाएं। एक चीज और, पॉलिटिकल टारगेटेड क्यों हो रहे हैं उसको अगर आप समझने की कोशिश करें। भूपेश बघेल कार्यकाल में जो लोग बहुत प्रभावशाली माने गए, चुनिंदा लोग ही थे, उनमें से कुछ जेल में हैं, कुछ कोर्ट कचहरी में उलझे हुए हैं, कुछ इस राज्य की जेल में हैं, कुछ दूसरे राज्य की जेल में हैं। उनमें एक नाम है अनवर ढेबर। अनवर ढेबर शराब घोटाला मामले में केंद्रीय एजेंसियों के रडार पे हैं। वो छत्तीसगढ़ की जो एजेंसियां हैं उनके जांच के निशाने पर हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश पुलिस एसटीएफ उनको हालिया दिनों ले गई थी, उत्तर प्रदेश की जेल में है। मामला चल रहा है, मसला वही है शराब घोटाले का। और अनवर ढेबर एजाज ढेबर के बड़े भाई हैं, जो छत्तीसगढ़ की सियासत और छत्तीसगढ़ की राजनीति को जानते हैं। उन्हें ये समझना कठिन नहीं है, उनके लिए ये बताना बेमानी है कि अगर मन को बैठ के ये बताने लगूं कि ढेबर परिवार और भूपेश बघेल जी के बीच कितने संबंध थे और कांग्रेस शासनकाल में यह परिवार किस कदर प्रभावी था। ये मैंने सिर्फ एक दृष्टांत के लिए बताया कि मेयर बनाने के लिए भूपेश बघेल जी को लेकर जो चर्चाएं होती कि उन्होंने नियम बदल दिया, वो सिर्फ एक दृष्टांत है। ऐसे कई किस्से हैं। किस्से इसलिए क्योंकि कई किस्सों के कोई प्रमाण नहीं है, मगर किस्से हैं, प्रचलन में हैं, लोग आज भी उसकी चर्चाएं करते हैं, जुगाली करते हैं। तो जब सत्ता बदली और सत्ता बदलने के ठीक पहले जो चुनाव हुआ था, उन चुनाव में जो नाम बीजेपी ने आरोप के तर्ज पे या निशाने पे रख के लिए प्रचार में इस्तेमाल किया, न सिर्फ विधानसभा में बल्कि लोकसभा में भी, उसमें नाम ढेबर भी था। बीजेपी का आईटी सेल लगातार ढेबर को लेकर निशाने पे रखते रहा और आरोप लगाते रहा। अब सरकार नहीं है भी कांग्रेस की, अब बीजेपी की सरकार है। तो ऐसे में 5 साल तक बेहद शक्तिशाली रहे एजाज, बल्कि ढेबर परिवार के साथ मुसीबतें हैं। एजाज अभी तक निश्चिंत थे, तसल्ली बख्श थे, लेकिन ये एफआईआर, अगर उन्हें ये लगता है कि वो पॉलिटिकल टारगेटेड हो रहे हैं, तो बीता पूरा समीकरण अगर देख लें तो उनकी आशंका गलत नहीं है। लेकिन अंततः ये आशंकाएं और कितनी भयावह होती हैं, या सियासत में चूंकि चमत्कार जैसी चीज़ राजनीति में नहीं होती है, असंभव जैसा कोई शब्द नहीं होता है। राजनीति अप्रत्याशित चीज़ों का ही नाम है, उसका समुच्चय है राजनीति। तो कोई चमत्कार, कोई ऐसा राजनीति अपना नया रंग दिखा दे तो नहीं पता, मगर फिलहाल ऐसा लगता है कि एजाज ढेबर किसी पुलिस के जो फौजदारी का जो मामला है उसमें उलझ तो गए हैं। वो उलझन कितनी गंभीर होती है उसमें और वो कितना उलझते हैं, ये देखने वाली बात होगी।
तो कुल जमा कहानी ये कि ये एक सूचना थी, एक जानकारी थी। सूचना और जानकारी देने आपको बताना ज़रूरी था, क्योंकि हर सूचना और हर जानकारी पे अधिकार आपका है, और वही बताने में अब तक आया था। फिर कोई जानकारी, फिर कोई नई सूचना आती है, मैं आपको बताने फिर आऊँगा। तब तक के लिए प्रणाम।